हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी पेडागोजी के कुछ प्रश्नों को, जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और ये सभी प्रश्न नए पैटर्न पर आधारित हैं तथा 1 जनवरी 2022 को जो हमारा सीटेट का पेपर 1 हुआ था उसे लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा? ऑप्शन ए है कहानियों और चित्रों का प्रयोग, बी है दोहराव और यानी कि ड्रिल का प्रयोग, सी है लिखित अभ्यास का प्रयोग और डी है पाठ्य पुस्तकों का उपयोग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए कहानियों और चित्रों का प्रयोग। आगे देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, बहुभाषावाद शिक्षा का एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य है, ऑप्शन ए है शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना, बी है शिक्षार्थियों को यथासंभव अधिक से अधिक भाषा सिखाना, सी है शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग करना और डी है नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा और संस्कृति के लिए मातृभाषा सीखने में सक्षम बनाना। तो बहुभाषावाद शिक्षा का मतलब ऐसा है कि शिक्षण के दौरान जो बच्चे की भाषा है उसका उपयोग करना, ताकि वो अपनी भाषा में ही सहज रूप से सीखता है। इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उस पाठ्य सामग्री के किसी अंश को बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का कौशल कौन सा अवबोधन कहलाता है? ऑप्शन ए है अनुमानिक, बी है वैश्विक, सी है स्थानीय और डी है लेन देन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए अनुमानिक अवबोधन कहलाता है। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भों में निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है? देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत जो कि हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था उसी की बात की जा रही है। ऑप्शन ए है प्रवाह सटीकता बुद्धि, बी है भाषाई मौखिक बुद्धि, सी है शब्दावली व्याकरण बुद्धि और डी है दृश्यात्मक स्थानिक बुद्धि। तो जो भाषा से संबंधित है वो है हमारा ऑप्शन बी भाषाई मौखिक बुद्धि। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं? ऑप्शन ए है समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण, दूसरा है अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान, आगे है सीमित रोजगार के अवसर और अगला है पराभाषिक जागरूकता। तो इसमें से बहुभाषावाद के लाभ कौन कौन से हो सकते हैं? इससे हमारी शब्दावली समृद्ध होगी, भाषण जो है वो प्रभावशाली होगा, साथ ही दूसरे की संस्कृतियों का भी हम सम्मान करेंगे, सहिष्णु रहेंगे। लेकिन इससे रोजगार सीमित कहाँ होगा? रोजगार को तो बढ़ावा मिलेगा इससे, अगर हम अधिक से अधिक भाषाओं को जानते हैं। तो साथ ही पराभाषिक जागरूकता भी होगी। यानी कि ऑप्शन ये जो थर्ड है इसको छोड़ के बाकी सभी हमारा सही है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई बच्चा या बच्ची भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करता है या फिर करती है, लेकिन वह भाषा दूसरों के लिए श्रव्य नहीं है, उसके वाचन को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है आंतरिक भाषण, बी है निजी भाषण, सी है सामाजिक भाषण और डी है आत्म केंद्रित भाषण। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने गलतियां की थी। क्या होता है, वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चा जो है वो निजी भाषा के माध्यम से अपने कार्यों को निर्देशित करता है, लेकिन यह भी दो तरीके का होता है। आंतरिक भाषण हम उसे कहेंगे जो दूसरों को मतलब बोल के प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता, बल्कि मन ही मन वो अगर बोल रहा होता है, निर्देशित कर रहा होता है। तो जब कोई भी व्यक्ति मन में बोलेगा तो वो दूसरों के लिए श्रव्य नहीं होगा, यानी दूसरे उसे सुन नहीं सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, उसे हम आंतरिक भाषण कहेंगे। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है? ऑप्शन ए है अर्थ विज्ञान, बी है उपयोगिता विज्ञान, सी है आकृति विज्ञान और डी है स्वर विज्ञान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी उपयोगिता विज्ञान। यानी संदर्भ में भाषा है, केंद्र में भाषा है, तो यह क्या है? यह उसकी उपयोगिता है। तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिशुओं में भाषा के विकास के संबंध में कथन अ और कथन ब पर विचार करें। अ है
शैशवावस्था में बच्चे की वाक नली एक वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होता है। और कथन ब है 6 से 12 महीनों के दौरान एक बच्ची तरह तरह के बबलाना और दोहराव वाले बबलाना में संलग्न है। तो इसमें से आपको सही कथन पर का चयन करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा सही हो जाएगा। कथन अ और कथन ब दोनों ही सही हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी जो वाक नली होती है वो वयस्क मानव के जैसा नहीं होता बल्कि जानवरों की तरह होता है और इसीलिए वो बोल नहीं पाता है। तो कथन जो अ है हमारा और ब है ये दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है, एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए निम्नलिखित चरणों से गुजरती है। आपको चरण जो है वो क्रम के अनुसार बताना है। ऑप्शन ए है चयन, संहिताकरण और उद्देश्य का निर्माण। बी है चयन, स्वीकृति, संहिताकरण और उद्देश्यों का निर्धारण। सी है चयन, उद्देश्यों का निर्धारण, संहिताकरण और स्वीकृति। डी है चयन, स्वीकृति, संहिताकरण और उद्देश्यों का निर्धारण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए। सबसे पहले चयन होगा, उसके बाद संहिताकरण और उसके बाद उद्देश्यों का निर्धारण। अगला प्रश्न है, बोली के संबंध में कथन अ और कथन ब पर विचार करें। कथन अ है, किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है। और अब कथन जो बी है वो है, एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार की उपयोग की जाने वाली भाषा में से एक प्रकार की बोली के रूप में जानी जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट। ये जो कथन अ है वो तो हमारा सही है, लेकिन कथन ब जो है वो हमारा गलत नहीं है। इसमें कहीं से बोली का मानक ये नहीं होता है कि कोई समान शैक्षिक पृष्ठभूमि के लोग जो होते हैं वो जो भी भाषा बोलते हैं उसको बोली कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो कथन ब है वो गलत है। अगला प्रश्न थोड़ा अलग है। इसमें कथन दिया गया है, कोई व्यक्ति है जो कहता है पत्नी से जल्दी करो हमें देर हो जाएगी। वह अपने सहकर्मी से क्या बोलता है, जाने का समय हो गया है हमें बैठक के लिए देर हो जाएगी। और अपने वरिष्ठ नियोक्ता से कहता है, यानी जो उससे वरिष्ठ है उससे कहता है, महोदय शाम के 4 बज गए हैं और बैठक 4:15 में है, क्या अब हमें चलना नहीं चाहिए। यानी कि कथन तो वही है, उद्देश्य हमारा यही है कि उसे देर हो रही है, लेकिन कहने का जो तरीका है वो अलग अलग है। भाषण में इस भिन्नता को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है शुद्धतावादी, बी है स्तर भिन्नता, सी है रजिस्टर और डी है मुहावरेदार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी रजिस्टर। यानी कि इसके साथ हमें कैसे बोलना है वैसे ही हमारा जो बोलने का तरीका है, जो शैली है वो चेंज हो रहा है। अगला प्रश्न है, समूह में वाद विवाद में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग से और 1 विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग से होना चाहिए जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठों की सहायता कर सके। समूह निर्माण का यह विचार किसके सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए है पियाजे का सिद्धांत, बी है वाइगोत्स्की का सिद्धांत, सी है ब्लूमफील्ड का सिद्धांत और डी है क्रेसेन का सिद्धांत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर बल दिया था, सामाजिकता पर बल दिया था, समूह में कार्य करने पर बल दिया था। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समूह प्रस्तुति के दौरान यदि विद्यार्थी द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है तब एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है समूची कक्षा के सामने उस पर चिल्लाएंगे, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। बी है उससे बात करेंगे, सी है उसे सभी के सामने बात करेंगे और डी है उसे कुछ नहीं कहेंगे और उसके स्व अनुशासित होने की वो अपेक्षा करेंगे, ऐसा भी नहीं है, हम उससे बात करेंगे। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मान्यताओं का वह समूह जो इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचनाओं या नियमों का समूह है किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है संप्रेषणात्मक उपागम, बी है अंतःक्रियात्मक उपागम, सी है संरचनात्मक उपागम और डी है निवेश उपागम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी। बात यहाँ पर संरचना की जा रही है तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, संरचनात्मक उपागम। अगला और अंतिम प्रश्न है, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के संबंध में कथन अ और ब पर विचार कीजिए।
अ है शिक्षक की भूमिका सामान्य वाचन के लिए मॉडल होने के बजाय एक संसाधक की है, बात बिल्कुल सही है। ब है शिक्षार्थियों को सीखने के व्यक्तिवादी उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना पड़ता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो व्यक्तिवादी नहीं होता है, सामाजिक रूप से भाग लेता है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा यानी फर्स्ट है हमारा वो सही हो जाएगा कि अ सही है और बी ब जो है वो गलत है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।